Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So in this video, we are going to cover up question number 31 to question number 40. In case you are new here and you have not seen the earlier videos and the case scenario videos, please check out the description box below. Also, we have covered all the MCQs and case scenarios of audit. In case you have missed that, please check out the description box below. Okay, so let's begin with question number 31. Mayur Textiles Private Limited was incorporated on 23rd of October 2017. Okay, so the incorporation of the private limited company was done on 23rd of October 2017. As per the compliance requirement, the company shall hold its annual general meeting within a period of 9 months from the date of closure of the financial year. तो provisions होते हैं, वैसे other companies को 6 months का time होता है, but since it is a newly incorporated company तो उसको 3 months extra मिल जाते हैं. 9 months are given for holding the AGM. ठीक है. Now they are given that 9 months from the date of closure of financial statements and file the financial statements with the MCA within the due date. What is the due date of holding a board meeting for approval of financial statements? So यहाँ पर ये correction कर लो, यहाँ पर board meeting नहीं है, यहाँ पर annual general meeting ही है. ये board meeting गलती से लिख दिया इन्होंने, annual general meeting की due date पूछना चाह रहे हैं. तो annual general meeting की due date क्या होगी? 31st of March 2018, that is the closure of financial statements plus 9 months. तो आपकी क्या डेट आ जाएगी? 31st of December 2018. करेक्ट आंसर क्या है? सी. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 32. A private limited company ABC with 10 board of directors were served a notice of board meeting 7 days prior to the said meeting ऑन देयर पोस्टल एड्रेसेस. तो बिल्कुल ठीक है, सेक्शन 173 का कंप्लायंस हो रहा है. 7 days पहले आना चाहिए एटलीस्ट. नाउ मिस्टर एम इज हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू सम सेवरल इलनेस. तो पहले तो सबसे पहले देख लेते हैं कितने डायरेक्टर्स थे. तो देयर वर टोटल 10 डायरेक्टर्स इन द बोर्ड. ठीक है, सो देयर वर टोटल 10 डायरेक्टर्स इन द बोर्ड. एम को कह रहे हैं कि वो बीमार है इसीलिए वो हॉस्पिटलाइज्ड है. मिस्टर वाई इज़ गोइंग टू लंडन बिफोर द बोर्ड मीटिंग. तो ये भी बंदा नहीं आ पाएगा बोर्ड मीटिंग अटेंड करने, ये भी नहीं आ पाएगा. मिस्टर एक्स एंड बी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर सम कंपनी बिजनेस. ये भी नहीं आ पाएंगे. मिस्टर ए इज़ बिजी विद हिज डॉटर्स मैरिज एंड अनएबल टू अटेंड द मीटिंग. Mr. E's mother is hospitalized, so he is busy taking care of his mother, but he assures to attend the meeting via video conferencing. तो चलो एक बंदा हमें मिला जो मीटिंग अटेंड करने के लिए तैयार है. सो अभी तक एक मिला है. ठीक है. Mr. D P was scheduled to arrive for the meeting at 2 PM on the same day. However, the flight got delayed by 8 hours. तो ये भी बंदे नहीं आ पाएंगे. Mr. G H are in the town and available for the scheduled meeting. तो चलो एटलीस्ट 2 और मिले. सो तो टोटल 3 लोग हमारी मीटिंग को अटेंड कर पाएंगे. कुड द बोर्ड मीटिंग बी हेल्ड. तो बोर्ड मीटिंग होने के लिए सेक्शन 173 क्या कहता है? सेक्शन 173 कहता है कि एटलीस्ट वन थर्ड वहाँ पर लोग प्रेजेंट होने चाहिए फॉर फॉर्मिंग दी कोरम. सो 10 का टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 अगर मैं करूँ तो मेरे पास आ गया 4 या फिर 2, विच एवर इज़ हायर. एटलीस्ट तो 2 तो होने चाहिए, पर अगर 2 से ज़्यादा हैं 1/3 तो 1/3 लेते हैं. तो यहाँ पर आपके 4 होने चाहिए थे एटलीस्ट, बट यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं? सिर्फ 3. तो क्या बोर्ड मीटिंग हो पाएगी? नहीं. सो द मीटिंग कैन बी हेल्ड इन द इवनिंग व्हेन द डायरेक्टर अराइव्स. मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड बिकॉज कोरम इज इनकम्प्लीट. कोरम इज कंप्लीट एंड द डायरेक्टर्स कैन प्रोसीड. नो, मीटिंग इज कैंसल्ड. तो मीटिंग कैंसिल नहीं भाई, कोरम ही नहीं हो रहा तो मीटिंग हो ही नहीं पाएगी. ठीक है, मीटिंग इनकम्प्लीट रह जाएगी, एडजॉर्न हो जाएगी. रामेश्वरम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन जनवरी 12th of 2018. ओके, सो इनकॉर्पोरेशन हुआ है जनवरी में, प्राइवेट कंपनी है. कंपनी नीड्स टू पास अ रेजोल्यूशन फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. द कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन अलॉन्ग विद ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वॉज सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स. ओके, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, सेक्शन 175. सर्कुलेशन रेजोल्यूशन पर सर्कुलेशन पास करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि इट शुड बी अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी. लेकिन अगर टोटल में से 1/3 ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया ना, तो उस केस में वो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास नहीं हो पाएगा इवन दो मेजॉरिटी वाज अग्रीइंग, एंड वो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग. ठीक है, तो लेट्स सी. यहाँ पर आपके डायरेक्टर्स अभी तक बताए नहीं है. सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स करना भी चाहिए था. द कंपनी हैज़ 10 डायरेक्टर्स. मिस्टर राम, कमल, राज, फिरोज, नुपुर, भरत, विनोद, रेखा, कपूर, जीवन. मिस्टर राज, राम
वर अब्रॉड एट द टाइम ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन. ये द रेजोल्यूशन होगा, ये मिक्स हो गया है, ये देयर वर्ड नहीं है, द रेजोल्यूशन है. मिस्टर राम, राज, नुपुर एंड कमल टुक दी ऑब्जेक्शन. तो ऑब्जेक्शन कितने लोगों ने कर दिया? 1 2 3 4. टोटल कितने लोग थे? 10. 10 का 1/3 अगर मैं करूँ तो इट इज़ 3.33. ऑब्जेक्शन कितने लोगों ने कर दिया? 4. तो 1/3 से ज़्यादा लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है. 1/3 भी कर देते तो भी हो जाता. यहाँ तो 4 लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है. देन दिस मैटर कैन नॉट बी, दिस रेजोल्यूशन कैन नॉट बी पास बाय सर्कुलेशन. आपको इस मैटर को नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर ही कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ दे हैव रेज्ड द ऑब्जेक्शन बिफोर द चेयरमैन अगेंस्ट पासिंग द रेजोल्यूशन एंड वांट टू डिस्कस इट फर्दर इन द मीटिंग. फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. तो इस केस में रेजोल्यूशन पास हो जाएगा क्या? नो. इवन दो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स मस्ट हैव अप्रूव्ड, क्योंकि सिर्फ 4 ही ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, बट स्टिल इट विल नॉट बी अप्रूव्ड और इट विल नॉट बी पास्ड. Since the resolution is passed by majority of the members, there is no need for further discussion. No. Ram, Raj cannot raise any objection as they were out of India. ऐसा कुछ नहीं है. The objection is sustainable as it is made by 1/3 of the members of the board and the meeting is held for further discussion. तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक दे रखा ऑप्शन. सेक्शन 175 भी ऐसी कहता है. The objection is sustainable as it is made by 2/3. 2/3 नहीं होता, 1/3 होता है. ठीक है. चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 34. जुपिटर शॉपिंग मॉल लिमिटेड पब्लिक कंपनी है. इनकॉर्पोरेशन हुआ है 3 दिसंबर 2016 को. 31 मार्च 2018 को इसके पास फ्री रिजर्व्स थे 50 lakhs के एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 7.5 lakhs. One of its directors, Raha, has a leaning towards a particular political party. Section 182 की तरफ हिंट जा रहा है. In which his other family members were actively involved. Raha convinced the other 2 directors of the company, that is Pramila Rana, to contribute a sum of rupees 10 lakhs to its political party. Accordingly, the board of directors held a meeting on 16th of December 2018 and passed a resolution to contribute the decided amount. Advised the company as to how much amount they can contribute to a political party इन द फाइनेंशियल ईयर 1890. तो यहाँ पर अगर हम इसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखें, क्योंकि सेक्शन 182 में सिर्फ 2 ही चीज़ें जो ध्यान रखने की हैं. पहली चीज़ की जो है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुए हुए 3 फाइनेंशियल ईयर्स हो जाने चाहिए एंड सेकंड कंडीशन की गवर्नमेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए. तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन चाहिए. बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके कोई भी कितना भी अमाउंट वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इधर अगर हम देखें 2016 में इनकॉर्पोरेशन हुआ है 3 December 2016 and they want to contribute for 1819. Can they contribute? No. 3 financial years नहीं हुए ना, तो इसीलिए वो contribute नहीं कर पाएंगे. So the company cannot contribute any amount to the political party in the financial year 1819. ठीक लिखा हुआ है. कंपनी कैन कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम. नो. कंपनी कैन कॉन्ट्रीब्यूट अमाउंट की बात ही नहीं है. कंपनी कैन कॉन्ट्रीब्यूट अमाउंट की तो बात ही नहीं है. ठीक है. चलो. What is the circumstance in which notice can be served for inspection of books of accounts etc. under section 206 of Companies Act 2013? तो आपको पता होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए जो नोटिस भेजना होता है, ये ROC आपका भेज सकता है नोटिस. इसमें भी आपको पता होगा ROC जो है, अगर उसको लगता है कि इन्फॉर्मेशन जो है उसने मांगी थी वो अभी तक आपने प्रोवाइड नहीं करी, उसने नोटिस भेजा था, ऐसा नोटिस जिसके लिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देने की ज़रूरत नहीं होती नोटिस भेजने से पहले. तो ऐसे नोटिस का आपने रिप्लाई फाइल नहीं किया, आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट नहीं करी, या फिर जो इन्फॉर्मेशन भेजी थी वो एडिक्वेट नहीं लगी, सफिशेंट नहीं लगी, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हुए और आपकी जो कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं वो सही नहीं लग रहे और सारी की सारी डिटेल्स वगैरह सही नहीं लग रही, तो इन केसेस में क्या हो सकता है, ROC नोटिस सर्व कर सकता है फॉर इंस्पेक्शन. ठीक है. तो लेट्स चेक इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं. इफ नो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड टू ROC विद इन टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 206 सबसेक्शन 1, इफ द रजिस्ट्रार ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड of the opinion that the information or explanation furnishes inadequate, ये भी एक रीज़न होता है. If the registrar is satisfied on the scrutiny of the documents furnished that an unsatisfactory state of affairs exists in the company and the information or documents do not disclose a full and fair statement of information required, तो ये भी रीज़न होता है. तो इसका आंसर D होगा, all of the above. all of the above is the correct answer. ठीक है. सेक्शन का डायरेक्ट प्रोविजन है. Let's move on to the next question. Question 36. The shareholders of Ravi Limited public company passed a special resolution that the affairs of the company ought to be investigated.
द कंपनी सबमिटेड द स्पेशल रेजोल्यूशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो शेयर होल्डर्स हैं रवि लिमिटेड के पास, पब्लिक कंपनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है कि जो कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए. कंपनी सबमिटेड दी स्पेशल रेजोल्यूशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इसमें आपको सेक्शन नंबर याद आ रहा होगा 210. सेक्शन 210 के हिसाब से सीजी चाहे तो वो वो करवा सकता है, इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास कर सकता है अगर रिपोर्ट उसको रिसीव हुई है आरओसी से या फिर इंस्पेक्टर से, या फिर कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया है, या फिर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, या फिर कोर्ट या ट्रिब्यूनल का कोई ऑर्डर है इस रिस्पेक्ट में. तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल का जब ऑर्डर होता है ना, तब तो मैंडेटरी होता है कि सीजी को इन्वेस्टिगेशन कराना है. लेकिन जो बाकी के 3 रीजंस हैं उसके अंदर सीजी के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो चाहे तो, क्योंकि सेक्शन में लिखा है सीजी चाहे तो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है. ठीक है, तो सीजी कंसिडर करेगा. तो इस केस में अगर हम देखें तो कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके सबमिट भी कर दिया है. तो पावर ऑफ सीजी टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इज डिस्क्रिशनरी, पावर ऑफ सीजी टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इज मैंडेटरी, सीजी इज नॉट एम्पावर्ड टू पास दी ऑर्डर. तो ये तो गलत ही है, नन ऑफ द अबव. तो बेसिकली देखें, सिंस ये वाला केस जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन वाला है, ना कि ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल या कोर्ट वाला, तो इसीलिए यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर होती है. चाहेगा सीजी तो ही वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास करेगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द करेक्ट आंसर इज ए. Let's move on to the next question. Question number 37. In a company, there is a serious apprehension of cornering the share of the company by a group of unscrupulous persons, likely to result in change in the board of directors, which may be prejudicial to the public interest. The company seeks your advice as to how it can impose restrictions on the transfer of shares. On the transfer of shares, restrictions किस पे लानी है? Transfer of shares पर of the company under the provisions of Companies Act 2013. तो इसमें अगर हम देखें, इसके अंदर ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है सेक्शन नंबर 222 के अंदर कि वो ऐसी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है. तो एप्लीकेशन कैन बी मेड टू ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 222 फॉर इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन सिक्योरिटीज, कैन बी मेड टू सीजी अंडर सेक्शन 222 नो, कैन बी मेड टू ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 216 फॉर इन्वेस्टिगेशन नो. स्पेसिफिकली बोलो तो सेक्शन 222 के अंदर बताया हुआ है, दैट इज इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस अपॉन सिक्योरिटीज, जिसमें ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है कि वो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है ऑन सिक्योरिटीज़ जितना भी पीरियड उसको लगता है, लेकिन मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए. ठीक है, अगर उसको लगता है कि कोई रीज़न है एंड इस रीज़न के बिहाफ पर रेस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए तो वो कर सकता है. पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होती हैं? पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स होगा वो वॉइड माना जाएगा. अगर शेयर्स इशू करे गए थे तो वो दे नीड नॉट बी इशूड. कोई भी वोटिंग राइट्स वगैरह एक्सरसाइजेबल नहीं है. कोई भी फर्दर शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते, ना ही आप कोई डिविडेंड पेमेंट कर सकते हो. ठीक है, एक्सेप्ट अगर लिक्विडेशन हो रहा है तब कर सकते हो ऑब्वियसली. तो इसमें ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है, ये एक्सरसाइज वो तब कर सकता है जब उसने सेक्शन 216 के अंदर इन्वेस्टिगेशन किया है एंड उसको लगता है कि ये इस रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर देना चाहिए, या फिर किसी बंदे ने कंप्लेन किया होता है तो उस केस में भी ऐसा किया जा सकता है. तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन कर सकते हैं टू द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 222 की ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाए. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 38. आफ्टर perusal of the inspector's report, it appears to the central government that a company is liable to be wound up under this act. It may cause to be presented to the tribunal. तो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आई है, इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कंपनी लाइबल है टू बी बाउंड अप अंडर दिस एक्ट, इट मे कॉज टू बी प्रेजेंटेड टू द ट्रिब्यूनल. तो ठीक है, अगर ऐसा वाला केस लग रहा है तो डेफिनेटली बाइंडिंग अप हो सकता है, इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बेसिस पर भी किया जा सकता है. तो पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ऑन द ग्राउंड दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल शुड बी वाउंड अप, बिल्कुल ठीक है. आगे भी ऑप्शंस देख लेते हैं. पेटिशन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंपनी ऑन द ग्राउंड दैट इज जस्ट इक्विटेबल रीस्ट्रक्चर नो, मर्जर ऑन द ग्राउंड नो. तो इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है सेक्शन नंबर 224, सेक्शन नंबर 224 के अंदर, जिसमें बताया हुआ है कि पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप वुड बी रीजनेबल. ठीक है, चलो let's move on to the next question. Question number 39. Registrar issue a written notice to Miss Neha, who is an ex-employee of Himalaya Limited, ex-employee है, demanding information and explanation and production of documents. कौन मांग रहा है? Registrar. She ignored the notice considering that she is no more an employee of the company. Choose the right option in the light of Companies Act. तो आपको पता होगा कंपनीज एक्ट के अंदर ड्यूटी ऑफ पास्ट ऑफिसर्स, अगर रजिस्ट्रार कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है सेक्शन 206 के अंदर, तो दैट इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी ऑल्सो, एंड द पास्ट ऑफिसर्स ऑल्सो होल्ड दिस ड्यूटी कि उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी.
So she is liable to provide such information. Yes. Officer in place of Miss Neha is liable. Company is liable to provide. तो कंपनी को तो देनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक नोटिस भेजा गया था टू मिस नेहा, तो मिस नेहा की ड्यूटी बनती है, she has to comply with this. Okay. Let's move on to the last question. Offences covered under section 447 of this act shall be cognizable, and no person accused of any such offence shall be released on bail. However, on the direction of special court, following person may be released on bail. Under the age of 16 years, yes. Any woman, yes. Sick or any infirm person, yes. Any of the above. So correct answer क्या हो जाएगा? Any of the above. किसी को भी आप bail पर release करवा सकते हो on the direction of special court. ठीक है? So this was the last question for this video. I hope you enjoyed solving all the questions with me. In case you did, like, share and subscribe to the channel. Thank you so much for watching this video, guys. Thank you so much. I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.